नमस्कार, मैं नफीसा बानो, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर से। एमडीएस यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अनुसार एलएलबी सेकेंड ईयर के सेकंड पेपर लॉ ऑफ क्राइम्स इंडियन पिनल कोड पर हम बात करेंगे। ई लेक्चर्स की सीरीज़ में हमारा आज का टॉपिक है जनरल एक्सप्लेनेशंस, अर्थात साधारण स्पष्टीकरण। इंडियन पिनल कोड की सेक्शन 6 से लेकर सेक्शन 53A में परिभाषाएं बताई गई है। वे परिभाषाएं जिनका इस पूरी इंडियन पिनल कोड में प्रयोग हुआ है या फिर जो इस पूरी आईपीसी को समझने के लिए हमें इन परिभाषाओं का अध्ययन करना जरूरी है। इन सभी परिभाषाओं में से जो मुख्य परिभाषाएं हैं, आज हम उन पर बात करेंगे। सबसे पहले बात आती है सेक्शन 11 में जो मेंशन है पर्सन यानी व्यक्ति की डेफिनेशन। धारा 11 कहती है कोई भी कंपनी या संगम या व्यक्ति निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, व्यक्ति शब्द के अंतर्गत आता है। यह सेक्शन व्यक्ति शब्द को डिफाइन करती है। इसके अनुसार कोई भी कंपनी या संगम या व्यक्ति निकाय, चाहे वह निगमित हो या अनिगमित, इस कोड के अंतर्गत व्यक्ति है। इस प्रकार यह जो डेफिनेशन है वह बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंड है क्योंकि इसके अंतर्गत नेचुरल पर्सन अर्थात मानव एवं आर्टिफिशियल पर्सन अर्थात कंपनी दोनों को ही सम्मिलित किया गया है। इस सेक्शन में जो डेफिनेशन दी गई है यह एक सर्वांगीण परिभाषा न होकर एक सम्मिलीय परिभाषा है। यानी व्यक्ति शब्द में विधिक व्यक्ति का सम्मिलन जो किया गया है उससे यह दर्शित होता है कि जो मूर्ति है वह भी एक विधिक व्यक्ति होने के कारण संपत्ति का स्वामित्व रखने की क्षमता रखता है और इसीलिए मूर्ति को सेक्शन 11 के अंतर्गत व्यक्ति माना गया है। इसी तरह से अजन्मा शिशु भी व्यक्ति कहा जा सकता है यदि वह अपनी माँ के गर्भ में उसके शरीर का इतना पर्याप्त विकास हो चुका हो कि उसे एक शिशु कहा जा सके। इसी प्रकार नगर निगम भी एक व्यक्ति है और इसीलिए उसे भी उन ऑफेंसेस के लिए लाइबल ठहराया जा सकता है जो कि केवल फाइन से पनिशेबल है, क्योंकि नगर निगम कारावास की सज़ा नहीं भुगत सकता। फर्म को भी व्यक्ति माना गया है। इस प्रकार ये जिन की हमने बात की है इन सभी को विभिन्न न्यायालयों के विभिन्न प्रकार के मामलों में दिए गए निर्णयों के आधार पर व्यक्ति शब्द के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। लेकिन एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइडेड एक केस था कृष्णन वर्सेस कृष्णा वेणी। 1997 का यह केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि व्यक्ति शब्द के अंतर्गत राज्य यानी स्टेट नहीं आता। अब हम बात करेंगे सेक्शन 14 में मेंशन गवर्नमेंट सर्वेंट अर्थात सरकारी सेवक की डेफिनेशन की। सेक्शन 14 के अनुसार सरकार का सेवक शब्द सरकार के प्राधिकार के द्वारा या अधीन भारत के भीतर उस रूप में बने रहने दिए गए, नियुक्त किए गए या नियोजित किए गए किसी भी ऑफिसर या सेवक का द्योतक है। अर्थात इस धारा के अनुसार कोई भी ऑफिसर या सेवक सरकार का सेवक के यदि उसे सरकार के प्राधिकार के द्वारा या प्राधिकार के अधीन भारत के भीतर उस रूप में बने रहने दिया गया हो या नियुक्त किया गया हो या नियोजित किया गया हो। सरकार शब्द को आईपीसी के सेक्शन 17 के अंतर्गत डिफाइन किया गया है, जिसके अनुसार सरकार शब्द केंद्रीय सरकार या किसी राज्य की सरकार का द्योतक होता है। इस प्रकार किसी भी ऑफिसर या सेवक को जिसे केंद्र सरकार या राज्य सरकार के प्राधिकार के द्वारा या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन भारत के भीतर उस रूप में बने रहने दिया गया हो या अपॉइंट किया गया हो या नियोजित किया गया हो, सरकार का सेवक है। सरकार के सेवक के ही साथ बात आती है लोक सेवक की, क्योंकि दोनों शब्द थोड़े थोड़े मिलते जुलते होते हैं तो यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। इसलिए अब हम बात करेंगे पब्लिक सर्वेंट अर्थात लोक सेवक की, जो कि आईपीसी की सेक्शन 21 में डिफाइन किया गया है। सेक्शन 21 के अनुसार लोक सेवक शब्द उस व्यक्ति का द्योतक है जो कि एतस्मिन पश्चात 11 जो वर्णन दिए गए हैं उनमें से किसी के अंतर्गत आता है। अर्थात यहाँ पे लोक सेवक शब्द के लिए 11 कैटेगरीज दी गई है या क्लोजेस दिए गए हैं। 12 क्लोजेस मेनली दिए गए थे जिसमें से एक को रिपील कर दिया गया बाद में। तो ये जो क्लोजेस दिए गए हैं इनमें से आने वाले किसी व्यक्ति के लिए कहा गया है कि वह पब्लिक सर्वेंट कहलाएगा।
फर्स्ट क्लोज रिपील कर दिया गया, इसलिए हम सेकंड से बात करते हैं। सेकंड क्लोज में कहा गया है कि भारत की सेना, नौसेना या वायुसेना का हर कमीशन ऑफिसर यानी हर आयुक्त ऑफिसर लोक सेवक में आता है। थर्ड क्लोज में हर न्यायाधीश जिसके अंतर्गत ऐसा कोई भी व्यक्ति आता है जो कि किन्हें न्याय निर्णयन कृत्यों का चाहे स्वयं या व्यक्तियों के किसी निकाय के सदस्य के रूप में निर्वहन करने के लिए विधि के द्वारा सशक्त किया गया हो। इस क्लोज के अंतर्गत दो केस भी इम्पोर्टेंट हैं। आर.एस. नायक वर्सेस ए.आर. अंतुले AIR 1984 सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइडेड यह केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि विधानसभा का सदस्य इस खंड के अंतर्गत इस आधार पर कि वह विशेषाधिकार भंग के प्रस्ताव में भाग ले सकता है या सदन की अवमानना होने पर कार्यवाही कर सकता है और उस पर मत दे सकता है, और यह उसके द्वारा किए जाने वाले संवैधानिक कार्य हैं, एक लोक सेवक नहीं है। के वीरास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस था 1991 का, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि इस खंड में प्रयुक्त न्यायाधीश शब्द के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी सम्मिलित हैं और इसीलिए वे भी लोक सेवक हैं। अगर हम बात करें सेक्शन 21 में मेंशन फोर्थ क्लोज की, फोर्थ क्लोज में कहा गया है कि न्यायालय का हर ऑफिसर जिसके अंतर्गत समापक, रिसीवर, कमिश्नर सब आते हैं, और ऐसे ऑफिसर के नाते जिसका यह कर्तव्य हो कि वह विधि या तथ्य के किसी मामले में इन्वेस्टिगेशन करे, रिपोर्ट करे या कोई डॉक्यूमेंट बनाए या उसे अधिप्रमाणित करे, रखे, या कोई संपत्ति का भार संभाले या उसका व्ययन करे, या किसी न्यायिक आदेशिका का निष्पादन करे, या किसी को शपथ ग्रहण कराए या फिर निर्वचन करे, या न्यायालय में व्यवस्था बनाए रखे, और ऐसा हर व्यक्ति जिसे ऐसे कर्तव्यों में से किन्हीं का पालन करने का प्राधिकार न्यायालय के द्वारा विशेष रूप से दिया गया हो, वह भी लोक सेवक होगा। फिफ्थ क्लोज में कहा गया है कि किसी न्यायालय या लोक सेवक की सहायता करने वाला हर जूरी मेंबर, असेसर या पंचायत का सदस्य भी लोक सेवक है। सिक्स्थ क्लोज में इंक्लूड किया गया है हर आर्बिट्रेटर यानी हर मध्यस्थ या अन्य व्यक्ति को जो कि जिसे किसी न्यायालय के द्वारा या किसी अन्य सक्षम लोक प्राधिकारी के द्वारा कोई मामला या विषय या तो विनिश्चय या रिपोर्ट के लिए रेफर किया गया हो। सेवंथ क्लोज में कहा गया है हर व्यक्ति जो किसी ऐसे पद को धारण करता हो जिसके आधार पर वह किसी व्यक्ति को परिरोध में करने या रखने के लिए सशक्त हो। जैसे कि मान लो यहाँ पे जेलर वगैरह होते हैं तो वहाँ पे उनको इस तरह का अधिकार होता है, तो वो भी सेक्शन 21 के संदर्भ में लोक सेवक माने जाएंगे। एट्थ क्लोज में कहा गया है कि सरकार का हर ऑफिसर जिसका ऐसे ऑफिसर के नाते यह कर्तव्य हो कि वह अपराधों का निवारण करके अपराधों की इतला दे, अपराधियों को न्याय के लिए उपस्थित करे या लोक स्वास्थ्य, क्षेम या सुविधा की संरक्षा करे। नाइन्थ क्लोज में कहा गया है कि हर ऑफिसर जिसका ऐसे ऑफिसर के नाते यह कर्तव्य है कि वह सरकार की ओर से किसी संपत्ति को ग्रहण करे, प्राप्त करे, रखे, उसका व्यय करे, या सरकार की ओर से कोई सर्वेक्षण, निर्धारण या संविदा करे, या किसी राजस्व आदेशिका का निष्पादन करे, या सरकार के धन संबंधी हितों पर प्रभाव डालने वाले किसी मामले में इन्वेस्टिगेशन या रिपोर्ट करे, या सरकार के धन संबंधी हितों से संबंधित किसी दस्तावेज को बनाए, अधिप्रमाणित करे या रखे, या सरकार के धन संबंधी हितों की संरक्षा के लिए किसी विधि के व्यतिक्रम को या डिफ़ॉल्ट को रोके। इस क्लोज के संबंध में एक इम्पोर्टेंट केस है दिलावर बाबू कुराने वर्सेस महाराष्ट्र राज्य, 2002 का यह केस है। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह निर्धारित किया गया कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में कार्यरत प्राध्यापक जिसे यूनिवर्सिटी ने केवल जो एग्जामिनेशन की आंसर शीट्स होती हैं, उत्तर पुस्तिकाएं होती हैं, उनके मूल्यांकन के विनिर्दिष्ट कार्य के लिए अपॉइंट किया हो, आईपीसी की सेक्शन 21 के अधीन पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन के अंतर्गत नहीं आता। इसके बाद टेंथ क्लोज में कहा गया है कि हर ऑफिसर जिसका ऐसे ऑफिसर के नाते यह कर्तव्य हो कि वह किसी ग्राम, नगर या जिले के किसी धर्मनिरपेक्ष सामान्य प्रयोजन के लिए किसी संपत्ति को ग्रहण करे, प्राप्त करे, रखे या व्ययन करे, या कोई सर्वेक्षण या निर्धारण करे, या कोई रेट या कर लगाए, या किसी ग्राम, नगर या जिले के लोगों के अधिकारों के अभिनिश्चयन के लिए
कोई डॉक्यूमेंट बनाए, उसे अधिप्रमाणित करे या फिर रखे। 11th क्लोज में कहा गया है कि हर व्यक्ति जो कि ऐसा कोई पद धारण करता हो जिसके आधार से वह निर्वाचक नामावली तैयार करने, प्रकाशित करने, बनाए रखने या पुनरीक्षित करने के लिए या फिर निर्वाचन या उसके किसी भाग को संचालित करने के लिए एम्पावर्ड हो, यानी सशक्त हो। 12th क्लोज में कहा गया है कि हर व्यक्ति जो सरकार की सेवा या वेतन में हो या किसी लोक कर्तव्य के पालन के लिए सरकार से फीस या कमीशन के रूप में पारिश्रमिक पाता हो या फिर कोई स्थानीय प्राधिकारी की अथवा केंद्र या फिर प्रांत या स्टेट के किसी अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन स्थापित निगम की या कंपनी अधिनियम की सेक्शन 617 में परिभाषित सरकारी कंपनी की सेवा या वेतन में हो। तो ये जो इस प्रकार हमने देखा कि ये जो सेक्शन है सेक्शन 21 जो है यह लोक सेवक शब्द को परिभाषित नहीं करती, बल्कि उन सारे कार्यकर्ताओं को दर्शाती है जो कि लोक सेवक के रूप में डेजिग्नेटेड हैं। लोक सेवक की सामान्य विशेषता यह है कि वह कुछ लोक सेवाओं को संपन्न कराता है। सभी सरकारी कर्मचारी लोक सेवक नहीं हैं। इस तरह से कोई व्यक्ति लोक सेवक है या नहीं, इसके परीक्षण के लिए कुछ कसौटियां हैं, जैसे कि क्या वह सरकार की सेवा में है और क्या उसे कोई लोक सेवा संपन्न करने की लायबिलिटी दी गई है। इनके आधार पर हम डिसाइड करेंगे कि अगर वह सरकार की सेवा में है या फिर उसे कोई लोक सेवा संपन्न करने का कोई दायित्व दिया गया है, तो ऐसी कंडीशन में ऐसे व्यक्ति को हम कहेंगे, मतलब लोक सेवक की श्रेणी के अंतर्गत काउंट करेंगे। सेक्शन 21 में पब्लिक सर्वेंट को इसलिए परिभाषित किया गया है क्योंकि आईपीसी में कुछ ऐसे अपराध हैं जो कि अपनी नेचर के कारण ही पब्लिक तथा पब्लिक सर्वेंट्स दोनों के लिए कॉमन हैं। वे दोनों के द्वारा ही कारित किए जा सकते हैं, अतः उन्हें संविदा के सामान्य बंदों के लिए छोड़ दिया गया है। लेकिन कुछ ऐसे अपराध हैं जो कि केवल पब्लिक सर्वेंट्स के द्वारा ही किए जा सकते हैं, सामान्य जनता के द्वारा नहीं। लोक सेवकों को ऐसे अपराधों के लिए अन्य लोगों की तुलना में अधिक कठोर दंड दिया जाता है क्योंकि उन्हें बहुत से विशेषाधिकार प्राप्त रहते हैं। अब हम बात करेंगे सेक्शन 19 में मेंशन न्यायाधीश या फिर जज की परिभाषा की। सेक्शन 19 के अनुसार न्यायाधीश शब्द न केवल हर ऐसे व्यक्ति का द्योतक है जो पद रूप से न्यायाधीश अभिहित हो, बल्कि हर उस व्यक्ति का भी द्योतक है जो किसी विधिक कार्यवाही में, चाहे वह सिविल हो या दांडिक, अंतिम निर्णय या फिर ऐसा निर्णय जो कि उसके विरुद्ध अपील न होने पर अंतिम हो जाए, या ऐसा निर्णय जो किसी अन्य प्राधिकारी के द्वारा पुष्ट किए जाने पर अंतिम हो जाए, देने के लिए विधि के द्वारा सशक्त किया गया हो, अथवा जो उस व्यक्ति निकाय में से एक हो जो व्यक्ति निकाय ऐसा निर्णय देने के लिए विधि के द्वारा सशक्त किया गया हो। इस प्रकार इस सेक्शन के अनुसार न्यायाधीश का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से होता है जो कि आधिकारिक रूप से न्यायाधीश डेजिग्नेट होता है। यहाँ उन सभी व्यक्तियों को भी सम्मिलित किया गया है जो कि विधि के द्वारा किसी विधिक प्रक्रिया, सिविल या क्रिमिनल विधिक प्रक्रिया में अंतिम निर्णय देने के लिए अधिकृत है। अब अंतिम निर्णय क्या है? अंतिम निर्णय वह निर्णय है जो जहाँ तक निर्णय देने वाले न्यायालय का संबंध है अंतिम है। इसमें वे सभी व्यक्ति भी सम्मिलित हैं जो कि निर्णय देने के लिए विधि के द्वारा प्राधिकृत हैं, जिसमें यदि अपील नहीं की जाती है तो निर्णय अंतिम हो जाएगा, अथवा एक ऐसा निर्णय जो किसी अन्य प्राधिकारी के द्वारा पुष्ट किए जाने पर अंतिम हो जाएगा। ऐसा कोई व्यक्ति जिसे मामले में किसी प्रकार का अधिकार नहीं है ताकि वह निर्णय दे सके, न्यायाधीश नहीं है। इस तरह हमने देखा कि अंतिम निर्णय सुनाने का अधिकार न्यायालयों के लिए एक आवश्यक शर्त मानी जाती है। लेकिन साथ ही यहाँ पे एक बात और ध्यान देने की है जो कि इस सेक्शन के इलस्ट्रेशन डी से स्पष्ट है कि कोई भी सुपुर्द करने वाला मजिस्ट्रेट न्यायाधीश नहीं है, केवल वह दूसरे न्यायालय द्वारा विचारण हेतु मामले को सुपुर्द कर सकता है। अब हम बात करेंगे सेक्शन 20 में परिभाषा की, न्यायालय यानी कोर्ट ऑफ जस्टिस। सेक्शन 20 के अनुसार न्यायालय शब्द उस न्यायाधीश का जिसे अकेले ही को
न्यायिकतः कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, या फिर उस न्यायाधीश निकाय का जिसे एक निकाय के रूप में न्यायिकतः कार्य करने के लिए विधि के द्वारा सशक्त किया गया हो, जबकि ऐसा न्यायाधीश या न्यायाधीश निकाय न्यायिकतः कार्य कर रहा हो का द्योतक है। इस सेक्शन के अनुसार न्यायालय के अंतर्गत न्यायालय के मतलब निम्नलिखित घटक होते हैं। पहला, एक न्यायाधीश या न्यायाधीश निकाय। दूसरा, न्यायाधीश या न्यायाधीश का निकाय यानी ऐसी बॉडी ऑफ जजेस जो कि विधि के द्वारा न्यायिकतः कार्य करने के लिए सशक्त हो। और तीसरा है न्यायाधीश या फिर न्यायाधीश निकाय उपयुक्त समय पर न्यायिकतः कार्य कर रहा हो। इस प्रकार न्यायालय से तात्पर्य उस स्थान या भवन से नहीं है जहां न्यायिक कार्य किए जाते हैं, अपितु न्यायाधीश या न्यायाधीश निकाय यानी ऐसे जज या फिर ऐसे बॉडी ऑफ जजेस से है जो कि न्यायिक प्रक्रियाओं को संपादित करते हैं। जब न्यायाधीश केवल प्रशासनिक कार्यवाहियाँ करते हैं वे न्यायालय नहीं होते। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक समाप्त होता है। आज का जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था जनरल एक्सप्लेनेशंस, इस पर हम बाकी बातें अगले नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।